हेलो। हेलो। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोग को? हेलो 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 हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि इस पेज पे आप लोगों ने मुझे कुछ कहने और बोलने का मौका दिया। शायद मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरी आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही है। थोड़ा आज का शेड्यूल बिजी था, मैं कहीं बाहर था और पहले से ऐसा तय नहीं था, इसलिए ये रास्ते से ही हमें आप लोगों को ये करना पड़ रहा है। ऐसे तो सभी लोग अभी जुड़ रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा वेट करें कि सब लोग जुड़ जाएं, इसके बाद हम लोग कुछ विस्तार से बात कर सकें। आज का जो सिनेरियो है वो करंट सिनेरियो पे ही हम लोग बात करने के लिए ये टाइम हम लोगों ने चूज किया है। और कोविड जो है वो अभी पूरी सोसाइटी पे हावी है और शिक्षक ही मार्गदर्शक हैं इस समाज के, और यही रास्ता दिखा सकते हैं आगे वाली सोसाइटी को और आगे जो हमारा भविष्य है उसको। बात तीसरे वेव की हो रही है, बात म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस की हो रही है, बात वैक्सीन्स पे हो रही है और बहुत कुछ बातें हैं करने के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि सरल भाषा में कुछ चीज़ों को आप लोगों के सामने रख सकूं, जिससे आप लोग समाज के सामने उन बातों को रख करके एक नया रास्ता दिखा सकें। और अभी तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद जब विद्यालय खुलें और जब भी हो तो उन चीज़ों से कुछ हम लोग आगे बढ़ पाएँ और हम लोगों को कुछ फ़ायदा हो। मुझे लग रहा है कि बहुत लोग हम लोग के साथ जुड़ चुके हैं और हम लोग को अपना लाइव वीडियो अपना सेशन शुरू करना चाहिए, क्योंकि समय की अपनी वैल्यू है। 10:10 होने जा रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है इस पेज पे आने के लिए। मैं दोबारा ये बात कहना चाहता हूँ, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं भी एक सरकारी स्कूल से ही शिक्षा प्राप्त करके और अपने आप को आगे बढ़ाया और आज मैं इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में यूरोलॉजी डिपार्टमेंट सुपर स्पेशलाइजेशन डिपार्टमेंट में हूँ। और मेरा हॉस्पिटल आज के डेट में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है। 200 से एवब 200 अराउंड 50 पेशेंट्स हमारे पास इनबिल्ट अभी एडमिट हैं, जो ऑक्सीजन पे और आईसीयू में हैं, जो कोरोना के साथ जूझ रहे हैं। तो हम लोग रोज़ इन चीज़ों को देख रहे हैं और बहुत मरीज ठीक भी हो रहे हैं हमारे हॉस्पिटल से और बहुत लोग ठीक होके गए हैं। आप लोगों से बस यही आग्रह है कि समाज को ये संदेश दें कि ये अभी गया नहीं है, ये अभी है और ये इतना जल्दी जाएगा भी नहीं, इसमें समय लगेगा
और ये जाएगा, निश्चित जाएगा, हम लोग के सामूहिक प्रयास से ही जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि मैं अपना सेशन शुरू करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स पे आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। उसमें पहला है कि हम लोग अपना सेव कैसे करें, अपने आप को बचाएं कैसे। जहाँ तक बचाव की बात है तो सबको पता है कि मास्क पहनना है, सैनिटाइजर का यूज करना है और लोगों से दूरी बना के रखनी है। लेकिन क्यों रखना है? देखिए, ये जो बीमारी है वो एरोसॉल से फैलने वाली बीमारी है, जो हम लोग श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, उससे फैलने वाली बीमारी है। और ये कितने दूर तक पहुंचता है? वो 10 मीटर तक वायरस जो है वो फैलता है हमारे बोलने से, छींकने से या खांसने से। अभी भी मैं खुद बाहर निकला हुआ था, बहुत जगह देखा लोगों में अवेयरनेस की कमी है। अभी भी मास्क बहुत कम लोग पहन रहे हैं और सामूहिक विवाह, शादी, इन सब चीज़ों में भी लोग मास्क का उपयोग कम कर रहे हैं। अभी बहुत ही ज़रूरत है मास्क का उपयोग करने का, क्योंकि एरोसॉल से बचाव का एक यही माध्यम है, एक यही माध्यम है जो सबसे कारगर माध्यम है। मेरे कहने का ये मतलब है। और मैं कुछ जो क्वेश्चंस सोसाइटी में या पेशेंट्स के जो आते हैं उसी रिलेटेड मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि वो फ्रूटफुल हो। लोगों का सवाल ये आता है कि ये मास्क कब तक पहनना पड़ेगा? तो ये मास्क तब तक पहनना पड़ेगा जब तक कि हमारे आसपास के लोग जो हैं वो अफेक्टेड हैं। मास्क का प्रयोग कहाँ कहाँ करें, ये एक अगला सवाल होता है। तो क्या घर में भी मास्क, बहुत लोग ये ऊब के सवाल पूछते हैं, परेशान होकर सवाल पूछते हैं कि क्या घर में भी मास्क पहन के रहें? तो हाँ, घर में भी मास्क पहनना है, लेकिन किसको और कब पहनना है ये समझना होगा। अगर आपके घर में कोई मरीज है जिनको खांसी आ रहा है, बुखार है, और अगर वो आपके घर में हैं, वो टेस्ट कराए हों, नहीं कराए हों, तो घर में भी मास्क पहनना होगा। ये इसका जवाब है। जहाँ तक बात है कि मास्क पहनने के बाद सैनिटाइजर लगाएं, ये सब चीज़ें करें, 2 फुट की दूरी, ये सब लोग इन सब बातों से वाकिफ़ हैं, इसलिए इन सब बातों पे मैं ज़्यादा जोर नहीं देना चाहूँगा। जस्ट फॉर कंप्लीशन इन चीज़ों को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। जहाँ तक बात है कि ये फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव क्यों आया और सेकेंड वेव में म्यूटेंट वेरिएंट्स क्या हैं, ये अलग क्यों हुआ उससे, इतना डेथ तो पिछले साल नहीं हुआ था। तो वायरस जो है, ये कोविड वायरस जो है, साइंस टीचर्स जो है अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि ये एक आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस जो होता है उसमें आरएनए जो है उसका न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन है जो राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड है। इसमें म्यूटेशन होता है, टाइम टू टाइम म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन के बहुत सारे रीजन होते हैं जो हमारे इस डिस्कशन के स्कोप से बाहर की चीज। तो अभी का जो सेकेंड वेव है, इसमें जो वेरिएंट है वो B.167 B.1.167 वेरिएंट जो है वो इंडिया में अभी है। आप लोगों ने कुछ दिन पहले कुछ राजनीतिज्ञों द्वारा सुना होगा कि सिंगापुर वेरिएंट। किसी भी वेरिएंट को किसी शहर से जोड़ना और किसी कंट्री से जोड़ना सही नहीं है। पहले बात ये भी आई थी कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंडियन वेरिएंट, नहीं, इंडियन वेरिएंट जैसा कुछ भी नहीं है। ये B.1.167 जो कोरोना वायरस का वेरिएंट है, ये यूके और यूएस में भी वेरिएंट, यही वेरिएंट प्रेजेंट था, वही वेरिएंट हमारे यहाँ भी आया। लेकिन कैजुअलिटीज हमारे यहाँ ज़्यादा हुई। हमारे यहाँ कैजुअलिटीज ज़्यादा होने का रीज़न ये रहा कि हमारा एक क्लोज सिस्टम है और हम लोगों ने जो तैयारी हम लोगों को करनी थी इस महायुद्ध को लड़ने के लिए, वो तैयारियां हम लोगों ने नहीं कर रखी थी, जिसके लिए कुछ पैनिक का स्टेट बना। खास करके 20 अप्रैल से और 5 मई के बीच का जो टाइम था, वो जो 15 दिन का टाइम था, लगभग उससे कुछ पहले मान के भी चले, तो ये जो समय था ये काफ़ी पैनिक का था। उसमें ऑक्सीजन और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। लेकिन अब ये हर जगह सुगम व्यवस्था हो गया है। अगर किन्हीं में भी कोई लक्षण आ रहा है तो आप जांच जरूर कराएं। अब ये कहना है कि जांच तो कोई दवा नहीं है जो आप बोल रहे हैं कि जांच जरूर कराएं। दूसरी बात कि सब लोग तो ठीक ही हो रहे हैं तो हम जांच क्यों कराएं, ये नॉर्मल सर्दी खांसी ही क्यों ना मान के चलें। देखिए 98% लोगों में ये वायरस जो है वो नहीं फैल रहा है, बीमारी नहीं बढ़ रही है आगे, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन ये 98% आंकड़ा जो है ये सरकार के लिए हो सकता है,
आप अपने परिवार के लिए एक ही काफ़ी। तो कभी भी इस भुलावे में हम लोग को नहीं रहना है कि सबको नहीं हो रहा है और नहीं हो रहा है। उम्र की भी अब कोई सीमा नहीं है, इस चीज़ को भी दरकिनार किया जाए, क्योंकि अब ये भी बात हो रही है कि जो थर्ड वेरिएंट आएगा वो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगा। जहाँ तक मुझे कुछ लोगों ने अनुरोध किया था इस मंच से कि थर्ड वेरिएंट पे बात किया जाए, वैक्सीन पे बात किया जाए, क्योंकि सामान्य बातें ऐसे भी अब ये बातें बहुत फैल चुकी हैं और सब लोग इन बातों को जानते हैं। जहाँ तक थर्ड वेरिएंट की बात है, थर्ड वेव की बात है, तो थर्ड वेरिएंट हम लोग अभी मान रहे हैं कि चाइल्ड इशूज पे ज़्यादा आएंगे। जो यंग जनरेशन है, जो हमारा स्कूल गोइंग है, जो आप लोग का फोकस पॉइंट है, उसको ज़्यादा प्रभावित करेगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हर्ड इम्यूनिटी विदेशों में हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है। हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? एक दूसरे से बढ़ता है। जब हम इन्फेक्टेड होंगे, हमारा बगल वाला इन्फेक्टेड होगा या हमारा बगल वाला वैक्सीन लेगा, तो हम लोग जो है हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी। तो ये हर्ड इम्यूनिटी अब देखा जा रहा है कि एंटीबॉडी डेवलप कर रहा है समाज के उस वर्ग में जो कि 18 साल और 25 साल से ऊपर का जो वर्ग है, उसमें हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर रहा है। तो जो हर्ड इम्यूनिटी नहीं डेवलप कर रहा है वो यंग जनरेशन में कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो वो वर्ग जो है, वैक्सीन भी अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये खुशी की बात है कि इंडिया में 12 to 18 के लिए ट्रायल शुरू हो गए हैं। और निश्चित रूप से साइंस अपना काम कर रहा है, साइंस का डेवलपमेंट हो रहा है और बहुत जल्दी ही हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे कि अपने बच्चों को भी वैक्सीन दिला पाएं। तो दूसरी बात, मैं अब कुछ वैक्सीन के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वैक्सीन के बारे में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, जैसे कि किस कंपनी की वैक्सीन। सबसे पहला सवाल होता है कोवैक्सीन या कोविशील्ड। देखिए, दोनों वैक्सीन का जो वैल्यू है, जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन है, वो सेम देखा जा रहा है। अभी तक मैं आप लोगों को बात करूंगा 23 अप्रैल तक के आंकड़े के। 23 अप्रैल तक इंडिया में 13 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी थी। जो 13 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी थी, उस वैक्सीन में लगभग 8 करोड़ का हिस्सा जो था वो कोवैक्सीन का था और बाकी कोविशील्ड की थी। तो एक स्टडी उस पर किया गया कि इस वैक्सीन के क्या कुप्रभाव हैं। तो दोनों वैक्सीन में कहीं भी अंतर नहीं देखा गया। मैं उन आंकड़ों के आधार पर बात कर रहा हूं जो 13 करोड़ लोगों का नोटिफाइड है। ये एक नोटिफाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ICMR का डाटा है जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। बहुत लोगों में अभी भी ये अवधारणा है कि वैक्सीन लेने से हम बीमार पड़ जाएंगे या कोई हम लोग को परेशानी होगी। मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ICMR के पास आंकड़े हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और ICMR के पास जो आंकड़े हैं, उसमें 0.161 ये आंकड़ा है पर मिलियन, 0.61 पर मिलियन। 0.61 पर मिलियन का आंकड़ा है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का। ये थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या होती है? शरीर में रक्त का जमाव। अगर सामान्य भाषा में समझा जाए तो ये होने का चांसेस 0.61 इन मिलियन है। इसका मतलब कि वो नील है, वो नगण्य है। हर चीज का कुछ साइड इफेक्ट होता है, कुछ कुप्रभाव होते हैं, तो इसका भी है, लेकिन ये नगण्य है। इसलिए वैक्सीन सब लोग जरूर लें और जिनको भी ये मिल रहा है वो इसका वैक्सीन जरूर लें और जरूर लें वैक्सीन, और इसको समझदारी के साथ और समय के साथ लें। जब भी जिनको स्लॉट मिल रहा है वो जरूर वैक्सीन लें। दूसरा रहा, वैक्सीन लेने के बाद बहुत लोगों का ये है कि हमको फीवर आ रहा है। ये सबसे आम बात है कि वैक्सीन लिए और अगले दिन से फीवर आ रहा है। देखिए, अगर वैक्सीन के चलते फीवर आएगा तो वो फीवर 48 आवर्स के अंदर ठीक हो जाएगा और वो फीवर 100 और 101 के नीचे रहेगा। ये खास ध्यान देने वाली बात है। ये क्यों ध्यान देने वाली बात है कि ये हो सकता है कि कोई पॉपुलेशन, कोई आदमी पहले से बहुत ही माइनर कोविड से अफेक्टेड हो और वो वैक्सीन ले लिया अगर, तो उनको जो है ये सिम्टम्स काफी दिनों तक आ सकते हैं। तो जब भी अगर आपको 100 या 101 से ज्यादा फीवर या 48 आवर से ज्यादा फीवर रहता है तो आप डॉक्टर से जरूर सलाह लें। इन बातों को ध्यान दें।
अगर वैक्सीन लेने के बाद 48 घंटे से ज़्यादा फीवर या फिर 101 से ज़्यादा फीवर रहता है तो आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। जो भी आपके पर्सनल डॉक्टर हों उनसे सलाह ज़रूर लें कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको सर्दी, खांसी, बुखार या कोई भी लक्षण अगर आपको हैं तो आप वैक्सीन लेने से बचें। और वैक्सीन कब लेना है आपको? आपके ठीक होने के 3 महीने बाद। जो लोग टेस्टेड हैं, जो पॉजिटिव आ चुके हैं, वो पॉजिटिव आने के 3 महीने बाद वैक्सीन लेंगे। दूसरा सवाल ये आता है कि क्या कोई आदमी फर्स्ट डोज वैक्सीन का ले चुका है और वो इसके बाद अफेक्टेड हो गया, तो सेकंड डोज कब लेगा? तो उसके लिए भी जो समय अंतराल है वो 3 महीने का ही है, वो भी 3 महीने के बाद ही दूसरा डोज लेगा। तीसरा सवाल ये आता है कि कोई आदमी ब्लड डोनेशन कब कर सकता है? अगर उसकी किसी नियर डियर वंस को प्लाज्मा का, ब्लड का जरूरत है तो वैक्सीन लेने के कितनों दिनों बाद कर सकता है, या कोविड में अफेक्टेड होने के कितनों दिनों बाद कर सकता है? तो 14 दिनों के बाद अपना ब्लड दे सकता है। इसका यही जवाब है और यही ही अभी साइंस जो भी रिसर्च इसके बारे में आए हैं वो इसी की पुष्टि करते हैं कि ऐसा देने से सेफ है। दूसरा है वैक्सीन के अंतराल की बात आती है। कोवैक्सीन अभी भी आपको 28 दिन से 40 दिन के बीच में लेना है। फर्स्ट डोज के बाद दूसरा डोज 28 दिन से 40 दिन के बाद लेना है। और कोविशील्ड जो है वो 12 से 16 सप्ताह, अभी ये दरमियान बढ़ाया गया है, ये अंतराल बढ़ाया गया है और ये 12 से 16 सप्ताह तक बढ़ा दिया गया है कोविशील्ड का केवल। अभी भी कोवैक्सीन के लिए ये 1 महीने का ही है। तो ये तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि दोनों वैक्सीन उतनी ही उपयुक्त हैं और उतनी ही सही हैं। आने वाले समय पे हमारे पास 4-5 तरह की वैक्सीन होंगी, जिसमें स्पुतनिक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, रशियन वैक्सीन, जो कंपनी डॉक्टर रेड्डी कंपनी है जो अवेलेबल करा रही है। और ये उम्मीद है कि बिहार में कुछ प्राइवेट सेंटर्स में 1 तारीख से अवेलेबल हो जाएगा। जहाँ तक मुझे कुछ डॉक्टर रेड्डी पीपल से बात हुई है, जो डॉक्टर रेड्डी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे बात हुई है, तो उन लोग का कहना है कि सर अगले मंथ से हम लोग स्पुतनिक भी अवेलेबल रहेगा। लेकिन मेरी ये एडवाइस है कि अगर किन्हीं को वैक्सीन लेना है, अगर उनको स्लॉट मिल रहा है तो जो वैक्सीन मिल रहा है वो लें और ज़रूर लें। दूसरी बात रही कि बहुत सारा सवाल है कि क्या कोई महिला जो प्रेग्नेंट है, क्या उनको वैक्सीन लेना है? तो नहीं लेना है। प्रेग्नेंट लेडी पे अभी तक वैक्सीन के ट्रायल नहीं हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सेफ्टी नहीं है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी चूंकि उस वर्ग पे ट्रायल नहीं हुआ है, उसके रिजल्ट्स नहीं है, तो हम लोग अभी बात नहीं कर सकते हैं। साइंस जो है वो एविडेंस बेस्ड होता है, साइंस जो होता है ट्रायल बेस्ड होता है। साइंस में कोई चीज़ अंदाज पे किसी को कुछ नहीं बताया जा सकता है। तो इस सब्जेक्ट पे हमारे ट्रायल्स हमारे पास अभी तक ICMR के अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं कह सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट लेडी को वैक्सीन दिलाएं। 19 तारीख के पहले तक जो हमारे पास ICMR की गाइडलाइंस थी, उसके हिसाब से दूध पिलाने वाली माँ को भी वैक्सीन नहीं लेना था। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 19 तारीख को ICMR की जो गाइडलाइंस आई हैं, उसके पहले के जो गाइडलाइंस थे, उनके हिसाब से दूध पिलाने वाली माँ को वैक्सीन नहीं लेना था। लेकिन 19 तारीख को जो ICMR की न्यू गाइडलाइंस आई हैं, उसमें दूध पिलाने वाली माँ को वैक्सीन लेने के लिए अलाउ किया गया है। तो जो भी लेडी अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, वो वैक्सीन ले सकती है। इसमें सेफ्टी दिखा गया है और मैं ऐसा आश्वस्त हूँ कि बहुत जल्दी मैं आप लोगों को बता पाऊंगा कि बच्चे भी अब वैक्सीन ले सकते हैं। लेकिन अभी तक इस पर ट्रायल्स चल रहे हैं, इसलिए अभी तक 18 से नीचे वालों को वैक्सीन नहीं दिलाना है। मुझे लग रहा है कि मैंने वैक्सीन के बारे में आप लोगों को बता दिया है। आप लोग मैसेज में अगर कोई वैक्सीन के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो वो मुझे मैसेज करें, मैं उसका जवाब दूँगा। अब मैं दूसरे बातों पे आता हूँ। अभी जो है बातें चल रही हैं कि अगर आपके घर में कोई पॉजिटिव हो जाए तो क्या करें। अगर घर में आपके कोई पॉजिटिव हो जाता है तो आप मास्क का प्रयोग करें, मैंने पहले ही कहा था। हाथ धोएं, उनको खाना जो है डिस्पोजल में दें, उनका रूम जो सबसे किनारे का रूम हो वो किनारे का रूम रखें। जब उनके पास जाएं, जब आपको जाना जरूरी हो तो आप जो है डबल मास्क पहन के उनके पास जाएं।
ग्लव्स का यूज करें, उनके लिए अलग लैट्रिन बाथरूम का यूज करें, होम मेडिकेशन की दवाएं दें। और ये होम आइसोलेशन में ये चीज़ें जरूरी है। लेकिन ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि किन लोगों को होम आइसोलेशन में रखना है। तो इसके लिए 2 चीज़ें ही अभी मानक है जो हम लोग घर में कर सकते हैं, देख सकते हैं, बिना किसी की सलाह के ये चीज़ की जांच कर सकते हैं। वो चीज़ है रेस्पिरेटरी रेट, यानी कि 1 महीने में 1 मिनट में वो आदमी श्वास कितनी बार ले रहा है, छोड़ रहा है, और SpO2 कितना है, जो कि हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर से देख सकते हैं। तो अगर 94 और 94 से ज़्यादा SpO2 है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 94 और 94 से ज़्यादा अगर आपका SpO2 है, और अगर आपका 24 और 24 से कम रेस्पिरेटरी रेट है, तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और आप होम आइसोलेशन में किसी डॉक्टर की देखरेख में उनसे सलाह करके आप दवा ले सकते हैं, और आप घर में आइसोलेटेड रह सकते हैं, दूसरों से अलग रह सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ तक होम आइसोलेशन में एक वीकनेस बहुत बड़ी बात आ रही है कि लोगों को वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो वीकनेस से बचने के लिए क्या करें और वीकनेस के बाद क्या करें। देखिए, ये एक बीमारी वायरस से फैलने वाली बीमारी है और ये हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करती है। तो ये निश्चित रूप से हमको वीक करेगी, ये पूर्वानुमान था और ऐसा हो रहा है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को बता रहे हैं कि हमें वीकनेस हो रहा है। विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक का उपयुक्त मात्रा में यूज करें। विटामिन डी का यूज करने से पहले आप जरूर समझें कि विटामिन डी का जो है अत्यधिक सेवन से, जिंक के अत्यधिक सेवन से भी आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए सोशल मीडिया पे देख के, सोशल मीडिया पे पढ़ के किसी दवाई का सेवन न करें। मैं बार बार आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि प्लीज इस बात को समझिए कि सोशल मीडिया पे देख के और समझ के आप अपना इलाज नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो डे बाय डे वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे आपको सलाह देने के लिए अवेलेबल हैं। उनका उपयोग करें, संभव हो जाके करें, सरकारी अस्पतालों में मिले, जहां भी हो। लेकिन कभी भी खुद से ट्रीटमेंट करने की कोशिश न करें। सोशल मीडिया पे देख के कोई दवा न खाएं। अभी हाल फिलहाल कल के कुछ ट्रायल्स आए हैं जिसमें आ रहा है कि जिंक, जो आप लोग ब्लैक फंगस का नाम सुन रहे हैं, जो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे, जो साइंस बात कर रहा था, वो ये बात कर रहा था कि जो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है और जिनको डायबिटीज है, और खास करके उन पेशेंट्स को जिनको ऑक्सीजन पे ज्यादा दिन के लिए रखा गया है, उनको ब्लैक फंगस वाली बीमारी